हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। क्या होता है लीवर सिरोसिस, चलिए देखते हैं। लीवर सिरोसिस के बारे में हम क्या जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीवर क्या है। लीवर एक हमारा बॉडी का एसेंशियल ऑर्गन है जो रिलेटेड होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। और लीवर का काम होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, साथ ही साथ डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करना। और उसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रीट आउट करके जो हेल्दी फूड है उनको हमारी बॉडी में रिटेन रखना, ये सारा काम हमारे लीवर का होता है। सिरोसिस एक एडवांस स्कैरिंग ऑफ द लीवर है दैट कॉज्ड बाय मेनी डिजीजेस। ये एक न्यू फ्रेश डिजीज नहीं है, या किसी भी पर्सन को यूं ही लीवर सिरोसिस नहीं हो जाता अनटिल अनलेस उसको और कोई लीवर से रिलेटेड दिक्कत या परेशानी ना हो। अलग कॉज अगर अल्कोहल कंज्यूम की बात की जाए तो वो हमारा अलग एटियोलॉजी होगा। बट अगर लीवर सिरोसिस की को ओवरऑल कंज्यूम किया जाए, ओवरऑल उसकी स्टडी की जाए, तो जब कभी हमारा लीवर किसी अदर डिजीज से सफर कर रहा होता है तो उसी की अनकंट्रोल या उसी से वर्स्ट कंडीशन, उसकी बेकार अवस्था जो होती है, अंतिम दौर जो चलता है लीवर का, वो होता है हमारा लीवर सिरोसिस, जो कि एक एंड स्टेज है। क्या है? एंड स्टेज। और ये जो प्रोसेस होती है, ये जो डिजीज है, ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट है, इसको हम डिजीज भी कॉन्स्टेंटली नहीं बोल सकते। ये एक तरह की पैथोलॉजिकल स्टेट है हमारी बॉडी की, लीवर की, जो इरिवर्सिबली तरीके से डैमेज हो चुका है। हिपैटोसाइट सेल जो है उनमें नेक्रोसिस हो चुकी है। और ये हमारी एक एंड स्टेज होती है कि इसके आगे वाली कंडीशन जो होती है वो लास्ट में होती है, जो कि लीवर डेथ या फिर लीवर कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक हमारा हेल्दी लीवर है जहाँ पर हमारी हिपैटोसाइट सेल सारी नॉर्मल है और इसका कटिंग सेक्शन भी एक नॉर्मल है। बट सिरोसिस के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल हिपैटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन के साथ साथ यहाँ पर ये नेक्रोसिस भी शो करते हैं, इनमें नेक्रोसिस हो जाती है। ये इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल नेक्रोसिस इसमें हो जाती है कि सिरोसिस से ये कंडीशन वापस नॉर्मल नहीं हो सकती है। सिरोसिस ऑल्सो कॉल्ड हिपैटिक सिरोसिस और लीवर सिरोसिस। इट एंड स्टेज लीवर डिजीज, लीवर की एकदम आखिरी डिजीज, जो आखिरी कंडीशन होती है कि लीवर अब कंप्लीटली खराब हो चुका है, उसके अंदर अपनी एबिलिटी नहीं है कि वो बॉडी की मदद कर सके, या फिर जो भी फूड है, न्यूट्रिशन है, उसका डाइजेशन कर सके, या कोई भी मेडिसिन या ड्रग है उसको मेटाबोलाइट कर सके। तो लीवर जब अपने सारे के सारे फंक्शन को खो देता है, वो कंडीशन हमारे लीवर सिरोसिस में देखी जाती है। नेक्स्ट, दिस डिजीज रिप्लेस हेल्दी टिश्यू। अब इसमें हो क्या रहा है, ये सिरोसिस कैसे हो रही है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट मतलब कि रिप्लेसमेंट हो रहा है हमारे हेल्दी टिश्यू का। ये हमारे हेल्दी टिश्यू है, ये क्या है? हेल्दी टिश्यू। और ये कौन सी टिश्यू है? हमारे हिपैटोसाइट सेल है, ये हिपैटोसाइट सेल है। पैरेन्काइमल सेल्स टिश्यू की होती है ये हेल्दी टिश्यू विथ स्कैर टिश्यू। स्कैर टिश्यू दैट मीन्स, हमारा स्कैर का मतलब होता है डैमेज, डैमेज टिश्यू के थ्रू ये रिप्लेस हो जाती हैं, जिसका टर्म को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो लीवर सिरोसिस में फाइब्रोसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा, सबसे अधिक होती है। फाइब्रोसिस क्या है? फाइब्रोसिस एक स्टेट है, पैथोलॉजिकल स्टेट है, जिसमें हमारी किसी भी ऑर्गन की जो नॉर्मल सेल होती हैं वो सेल डैमेज टिश्यू में या नेक्रोसिस में कन्वर्ट होने लगती हैं और अपना फंक्शन खो देती हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, उनकी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है और उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों ही जब चेंज हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है फाइब्रोसिस। सो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड स्टॉप द लीवर फ्रॉम फंक्शनिंग नॉर्मल। अब हमारा लीवर इसमें क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन शो नहीं कर पाएगा। सिरोसिस कैन बी फेटल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। फेटल मतलब कि जानलेवा। इट प्रोग्रेसेस टू द पॉइंट वेयर द लीवर
माल फंक्शंस का मतलब है कि वो अपने फंक्शन को कंप्लीटली खो दे, लीवर अपना कोई भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं करेगा। तो सपोज अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गन है और वो वाइटल ऑर्गन है, लीवर एक तरह का वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही जरूरी ऑर्गन है, और अगर वही ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, तो हमारी जो बॉडी की नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल पैथोलॉजी है उसकी, नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसकी, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और वही कंडीशन एक डिजीज या डिस्कम्फर्ट जोन को प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी उस चीज से सफर करेगी। सो नेक्स्ट, the scarring from cirrhosis, scarring that means a damaging tissue, impairs the liver's ability to carry out its normal function। ये बात हमें अच्छे से पता है कि नॉर्मल फंक्शन हमारी लिवर्स का किसके थ्रू होता है, हेपाटोसाइट सेल्स के थ्रू होता है, हेपाटोसाइट्स सेल के थ्रू उसमें होता है। साथ ही साथ इसमें मैक्रोफेजेस सेल्स भी होती है जिसको हम कफर सेल्स बोलते हैं, नोन एज कफर सेल, कफर सेल्स भी उसमें होती हैं। सो सिरोसिस कॉज द लीवर टू बी स्टिफ, स्टिफ दैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड, नॉर्मली स्ट्रक्चर जो भी होगा लीवर का उसमें बहुत ही ज्यादा अल्टर, बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे, और जो उसका विजुअल होगा वो बहुत ही ज्यादा स्टिफ नेचर का हो जाएगा। रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, अब वहां पे ब्लड फ्लो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक सेल उसकी क्या हो चुकी है, इन्फ्लामेशन हो गया है, हर सेल में नेक्रोसिस हो गई है। तो जो हमारी पोर्टल वेन्स और पोर्टल आर्टरी होगा, ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा वो भी वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड लीडिंग टू पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल वो वेन्स होती हैं जो हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उसमें जब हमारा ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी जो पोर्टल वेन्स हैं या पोर्टल आर्टरीज हैं, ओवरऑल पोर्टल वेसल्स पे प्रेशर बढ़ जाएगा कि ब्लड को आगे की तरफ फ्लो किया जाए। बट हमारी हिपैटोसाइट सेल्स कंप्लीटली डैमेज हो गई थी, इस वजह से वो ब्लड आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो हमारी पोर्टल वेसल्स में क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि डायलेटेड ब्लड वेसल्स कैन डेवलप एंड पोटेंशियली बस्ट, वो कभी कभी रप्चर भी हो सकती है, बस्ट मतलब फट जाएंगी। जब वैसी बहुत ही ज्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाएगी सिरोसिस में, तो वो ब्लड वेसल्स भी हमारी रप्चर हो सकती हैं, बस्ट कर सकती हैं, causing complications such as an enlarged spleen, spleen का enlargement हो जाएगा, ascites and several gastrointestinal bleeding, internal bleeding भी हो सकती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा होती है। साथ ही साथ liver cirrhosis progress to an advanced state, the damage to the liver is irreversible, वो क्या है हमारा irreversible है, जबकि liver cirrhosis often permanent and it's needed treatable, वो ट्रीटेबल है बट वो इरिवर्सिबल स्टेट में रहेगा, हम उसको क्योर नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कंप्लीटली रीस्टोर अपने लीवर को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ लीवर सिरोसिस, कौन कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो हमारे लीवर सिरोसिस में प्रेजेंट होती है, तो टोटल यहाँ पर हमारी 4 स्टेज होती हैं, देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट इन लीवर सिरोसिस, जो हमें लीवर सिरोसिस के दौरान लीवर में मॉर्फोलॉजिकली सीन होती है, विजुअल होती है। तो फर्स्ट स्टेज हमारी होती है स्टैटोसिस। स्टैटोसिस क्या होता है, ये एक इनिशियल फेज है जहां पे लीवर की सेल्स जस्ट थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन शो करती हैं, उनमें हल्की फुल्की इंजरी होगी, मतलब वो जो इन्फ्लामेशन है वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, उसका कॉज जो है वो एक निश्चित नहीं है, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, बाय इन्फेक्शन, बाय इंजरी, बाय सेल नेक्रोसिस, किसी भी कारण से, या फिर कोई फैटी फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, पर्सन की कोई भी अनहेल्दी कंडीशन है, अनहेल्दी डाइट है, तो कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो हमारी लीवर की सेल्स पे जाके इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है, वो उसका इनिशियल फेज होगा लीवर सिरोसिस के लिए। तो फर्स्ट हमारा जो स्टैटोसिस होता है वो एक इनिशियल फेज है जो इन्वॉल्व हो रहा है इन्फ्लामेशन के लिए। यहाँ पर हमारी सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रही है जिसमें हमारी बाइल डक्ट्स भी आ रही हैं और लीवर भी आ रहा है, जो आगे जाके एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट शो करेगा, बिकॉज अगर इन्फ्लामेशन हो रही है हमारे लीवर ऑर्गन में या फिर
बाइल डक्ट में, तो उसकी वजह से जो लीवर का फंक्शन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ देर के लिए, या जब तक वहां पे इन्फ्लामेशन बनी रहेगी तब तक के लिए लीवर की जो सेल्स है वो प्रॉपर अपना फंक्शन शो नहीं कर पाएंगी, या वहां पे पेन भी होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। कुछ केमिकल मीडिएटर्स वहां पे रिलीज होंगे जो इरिटेशन कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे और साथ ही साथ पेन भी कॉज करेंगे। तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी चीजें भी फील होती हैं उस पर्सन को। अगर ये अनट्रीटेड रह गया, इसको हमने इनिशियल फेज में, इस इन्फ्लामेशन को हमने इनिशियल फेज में इग्नोर कर दिया, अपने एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को इग्नोर कर दिया, तो ये आगे जाके क्या होगा, हमारे लीवर को डैमेज भी कर सकता है या करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर कोई भी चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचे बिना रुक नहीं सकती जब तक हम उसमें बीच में कोई अवरोधक ना लगा दें। जैसे कैटालिस्ट है, तो अगर हम उसमें कोई कैटालिस्ट डालते रहेंगे तो वो रिएक्शन तेजी से और बढ़ती रहेगी। तो उसी जगह अगर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुई है और हम अपने डाइट को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, या फिर जो स्ट्रेस स्टिमुलाई यहाँ पर आया था, पैथोजन है, इन्फेक्शन है, वो ऑलरेडी वहीं प्रेजेंट है, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करके हमारे लीवर की नंबर ऑफ सेल को धीरे धीरे क्या करेगा, डैमेज कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेज हमारी होती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? अब फाइब्रोसिस एक स्कैर होती है, स्कैर दैट मीन्स डैमेज ड्यू टू इन्फ्लामेशन। अब अगर हमने इन्फ्लामेशन को ट्रीट नहीं किया है, इन्फ्लामेशन एज सच बना हुआ है, तो सेल में बेसिकली जो सेल इंजरी होती है, अगर सेल इंजरी की बात की जाए, यहाँ पे फिर से हम अपने फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक पे आते हैं। तो जो सेल है, नॉर्मल सेल है, इस सेल के पास दो ऑप्शन होता है जब कोई इस पे स्ट्रेस आता है। सेल के अगर ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा है तो सेल के पास दो ऑप्शन है, आइदर बी एडॉप्टेशन, उस चीज को वो अडॉप्ट कर लेगी, अडॉप्ट करने के बाद उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, सेल का साइज चेंज हो सकता है, सेल का नंबर चेंज हो सकता है, सेल का शेप चेंज हो सकता है, या फिर सेल का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। अब साइज में हमारे साइज बढ़ भी सकता है और साइज कम भी हो सकता है। नंबर है, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, नंबर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ये पॉसिबल चेंजेस होते हैं जो अडेप्टेशन को शो करते हैं कि सेल ने उस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लिया है और अपने लिए वो चीज को मान लिया है। तो नेक्स्ट होती है, अगर उसने उस स्ट्रेस को अडेप्ट नहीं किया, मतलब वो स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा है, तो वो हमारी इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कहलाता है हमारा सेल इंजरी। अब ये सेल इंजरी भी फर्दर टू पार्ट्स में थी, एक हमारा होता है रिवर्सिबल और दूसरा हमारा होता है इरिवर्सिबल। तो अब यहाँ लीवर के केस में क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पर हमारी जो सेल है वो लीवर की है, वो लीवर की सेल है, लीवर की सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस या पैथोजन या एलर्जन या अल्कोहल कोई भी मॉलिक्यूल है, या लीवर का वर्कलोड ही बढ़ रहा है, तो वो लीवर की कौन सी सेल होंगी, हमारे हेपाटोसाइट्स, हेपाटो सेल्स होंगी। तो हेपाटिक सेल में या तो एडॉप्टेशन की प्रोसेस होगी, तो वो सेल उसको अडाप्ट कर लेगी, अपने नंबर्स को बढ़ा सकती है, हाइपरट्रॉफी शो कर सकती है, हाइपरप्लासिया शो कर सकती है, एट्रोपी शो कर सकती है, मेटाप्लासिया शो कर सकती है। ये ऑप्शन है उसके पास अपने आप को सरवाइव रखने का, क्योंकि एडॉप्टेशन में क्या होता है, वो सेल सरवाइव कर जाती है। ठीक, अब अगर हम सेल इंजरी की बात करें तो यहाँ पे वो सेल क्या होती है, सर्वाइवल नहीं होती है, वो अपने आप को उस स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाती है, टॉलरेट नहीं कर पाती है, नॉन टॉलरेबल इफेक्ट होता है वो। तो यहाँ पर जब सेल इंजरी हो रही है, नॉन टॉलरेबल इफेक्ट आ रहा है हमारे पैथोजेंस की वजह से, तो सेल के पास रिवर्सिबल इंजरी जो कि टेम्परेरी होगी, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए होगी, उसके बाद वो वापस से रिपेयर हो जाएगी। और जो हमारी इरिवर्सिबल है वो क्या होगी, परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट इंजरी हो जाएगी। तो अब लीवर के पास हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं,
लीवर की सेल्स में अगर स्ट्रेस या पैथोजन ज्यादा है तो सेल या तो एडाप्टेशन की तरफ चली जाए, बट अगर स्ट्रेस तब भी रिमूव नहीं हो रहा है, मतलब कि जो इनिशियल स्टेज है हमारी स्टैटोसिस की, उसमें अगर इन्फ्लामेशन रिड्यूस नहीं हो रही है, मतलब सेल का साइज, शेप और नंबर नहीं कम हो रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो आगे सेकेंड स्टेज में जाके अपने इरिवर्सिबल सेल इंजरी में चली जाएगी। दैट मीन्स कि अब वहां से वो सेल वापस नहीं आ सकती है, उनमें फाइब्रोसिस शो होने लगी है। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन होना, कि सेल अपनी नॉर्मल अरेंजमेंट से चेंज हो जाए, सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो फीचर्स उसमें ना शो हो पाए। तो ये चीजें होती हैं हमारे फाइब्रोसिस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेनी इंडिविजुअल्स में ओनली रियलाइज दे हैव लीवर डिजीज इन स्टेट। अब यहाँ पे लीवर डिजीज शो हो रहा है, पर वो हमारा स्टेज 2 या स्टेज 3 में ही आके पता चलता है, बिकॉज फर्स्ट में तो हमें जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है हमने उसको इग्नोर कर दिया कि थोड़ी देर की बात है, कुछ किसी रीजन की वजह से वो चीज हो रही होगी। तो जब हमने फर्स्ट को इग्नोर कर दिया और जब हमारा वो सिरोसिस की तरफ बढ़ने लगी है प्रोसेस, दैट मीन्स स्टेज 2 में आ चुकी है, तब उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को ये रियलाइज होता है कि उसके लीवर में कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। और अगर लीवर फाइब्रोसिस स्टेज में है तो भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। बट अगर आगे जाके वो स्टेज 3 दैट इज अ सिरोसिस में चला गया है, वहां पे लीवर सिरोसिस हो चुकी है। अब सिरोसिस क्या है, represent a significant advancement where healthy liver tissue replaced by scar tissue. Scar tissue that means a डैमेज टिश्यू से वो क्या हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। मतलब जो भी हमारी लीवर की हेल्दी सेल्स थी, इंडिविजुअल हेल्दी सेल्स जो भी थी, वो आगे जाके कन्वर्ट हो चुकी हैं हमारे नॉन फंक्शनल सेल्स में, जिनका कोई भी अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, या फिर वो सेल नॉन फंक्शनल है। ये क्या है, नॉन फंक्शनल, इनका कोई फंक्शन शो नहीं होगा, जबकि ये हमारी एक तरह से हेल्दी सेल्स थी। ये प्रॉपर अपना मेटाबॉलिज्म कर रही है, डाइजेशन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, स्टोरेज कर रही है, लीवर का हर पॉसिबल फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है। बट जब इनके अंदर सिरोसिस जैसी चीजें, फाइब्रोसिस होने लग रही है और फाइब्रोसिस के बाद रिप्लेसमेंट शो हो रहा है, तो हमारी ये सेल नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, तो लीडिंग टू परमानेंट डैमेज। अब यहाँ पर क्या हो चुका है, परमानेंट डैमेज हो चुका है, दैट इज अ स्टेज 3। और अगर स्टेज 3 में भी किसी पर्सन को पता चल रहा है कि उसको लीवर सिरोसिस है, तो वो कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी टफ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन होता है उस चीज को ट्रीट करने के लिए या वापस से रिपेयर करने के लिए। द लीवर बिकम हार्ड, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, लम्फी, impairing its function प्रॉपर नहीं कर पाएगा, एंड कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक पोर्टल हाइपरटेंशन एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट। तो जब भी कोई पर्सन अल्ट्रासाउंड के लिए जाएगा और उसकी स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली जैसे टर्म्स शो हो रहे हैं, या फिर लीवर के मॉर्फोलॉजिकली चेंज दिखाई दे रहा है उसको, तो वो कंडीशन शो करती है लीवर सिरोसिस के लिए। एंड लास्ट, जो लीवर की फोर्थ और लास्ट स्टेज है, दैट मीन्स अ लीवर फेल्योर या फिर लीवर कैंसर। इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज अ हेपेटिक फेल्योर। दिस स्टेज इंडिकेट सीवियर इंपेयरमेंट ऑफ लीवर फंक्शन। अब यहाँ पर आके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवाय लीवर के रिप्लेसमेंट के अलावा, जो कि हम बाहर से लेकर आएंगे, किसी दूसरे पर्सन का लीवर हम ये बीमार पर्सन में लाके इंसर्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे बाय सर्जरी। Severe impairment of liver function require immediate medical intervention to prevent fetal outcomes. यहाँ पे fetal that means कोई जानलेवा आउटकम ना हो पाए, वो पर्सन सर्वाइव करे, अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, इस वजह से हमें फोर्थ स्टेज में पहुंचने से पहले उसको कंप्लीटली ठीक करना है। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स के थ्रू पे यहाँ पे समझते हैं। ये हमारा एक हेल्दी लीवर है जो कि रेडिश कलर का है। उसके बाद अगर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर कोई भी पर्सन बहुत ही ज्यादा फैटी
चीज खा रहा है, ऑयली खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, या अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, या अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, बस खा रहा है, सो रहा है, चल फिर नहीं रहा है, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो लीवर का फंक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएगा। लीवर का फंक्शन स्लो होने की वजह से वहां पे फैट का एक्यूमुलेशन होने लगेगा। देन नेक्स्ट, जब बहुत ही ज्यादा फैटी मॉलिक्यूल्स हमारे लीवर सेल्स पे जाके अटैच होने लगेंगे तो वहां पे फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन राइज होगी। फाइब्रोसिस दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल का बनना। तो हिपैटोसाइट सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल से रिप्लेस हो जाएंगी, वहां पे हिपैटोसाइट सेल्स ना रह करके अधिकतर जगहों पे हमें फाइब्रोटिक सेल्स दिखाई देंगी, जो कंडीशन कहलाती है हमारी फाइब्रोसिस। अब यही फाइब्रोसिस आगे जाके लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। सिरोसिस दैट मीन्स अब यहाँ पर एक भी हिपैटोसाइट सेल नहीं है, हेपा सेल्स नहीं रहेंगी, ओनली एंड ओनली फाइब्रोटिक सेल्स यहाँ पे रहेंगी। कुछ गार्बेज, गंदगी, डेब्रिस रहेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, इन्फेक्शन रहेगा, हर एक पॉसिबल चीज रहेगी सिवाय हमारी हेल्दी हेपैटिक सेल्स के अलावा। और वो भी कंडीशन अगर हमने कंट्रोल नहीं की, देन लास्ट स्टेज में वो कहलाएगा हमारा कैंसर। तो उस चीज को हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते सिवाय इसको कट करके निकालने के अलावा। हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा सर्जरी। सर्जरी के अलावा हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी 4 स्टेज थी जो लीवर सिरोसिस में रिप्रेजेंट होती हैं और लीवर सिरोसिस को जन्म देती हैं, लीवर सिरोसिस बनाती हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स की अगर बात की जाएगी, कैसे सिम्टम्स शो होते हैं जब हमें आइडेंटिफाई हो कि हाँ वो पर्सन में लीवर सिरोसिस ही है, तो यहाँ पर एक या दो सिम्टम्स नहीं, मल्टीपल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जो लीवर सिरोसिस की तरफ इशारा करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोजिया, जो कि बहुत ही बेसिक और कॉमन सिम्टम्स है, किसी भी डिजीज से रिलेटेड है। तो नोजिया होना या ब्लोटिंग होना, वॉमिटिंग होना, ये एक कॉमन कॉज है किसी भी पैथोलॉजिकल स्टेट का कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिस्कम्फर्टनेस जरूर है। फीवर, फीवर भी एक कॉमन कॉज है, कॉमन सिम्टम है, ये बताने के लिए कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स रिएक्शन चल रही है, एंटीजन एंटीबॉडी। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी की हीमोस्टैसिस है, होम्योस्टैसिस है, वो भी चेंज हो रही है। हमारा ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का टेम्परेचर है, वो राइज हो रहा है। राइज होने की वजह से वहां पे कोई ना कोई रिएक्शंस जरूर इन्वॉल्व हो रही है, किसी सेल में ऐसी इंजरी हो रही है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। जनरल टाइंडेंस, उसके बाद वेट लॉस, इजली बरिस्ड स्किन। बरिस्ड स्किन ऐसे बहुत ही ज्यादा रूखी रूखी सी स्किन दिखाई देगी और साथ ही साथ उसमें ब्रेकेज भी दिखाई देंगे, लाइनिंग्स दिखाई देने लगेंगी हमारी स्किन में। ब्लैक टेरी स्टूल, स्टूल का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का। साथ ही साथ उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। ब्लड इस वजह से कि जब हमारी ब्लड वेसल्स भी वहां पे रप्चर हो जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, तो उस रीजन की वजह से हमारे स्टूल में ब्लड के सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। और ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस तो एक कॉमन हमारा सिम्टम्स है किसी भी लीवर रिलेटेड डिजीज से। अगर हमारे लीवर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लीवर कहीं ना कहीं से सफर कर रहा है किसी चीज की वजह से, तो उसमें ज्वाइंटिस सबसे पहले देखने को मिलती है। ज्वाइंटिस का मतलब होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का हमारी बॉडी में बढ़ जाना। बॉडी में इन द सेंस हमारे ब्लड में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कंसंट्रेशन। हेलो, हेलो, ओके। सो हेयर लॉस, हेयर लॉस एक रीजन होता है कि जब हमारी बॉडी की किसी भी सेल्स में जो ईटियोलॉजिकली तरीके से अगर किसी वजह से हमारे लीवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वही रीजन हमें बॉडी में आगे जाके अदर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग, फ्लूइड रिटेंशन इन द एब्डोमिनल एंड लेग्स, डिस्ट्रीब्यूटेड स्लीप पैटर्न, एपेटाइट लॉस,
कॉग्निटिव प्रॉब्लम, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, स्टमक पेन, रेडेंडेड प्लाम एंड ईची स्किन, ये सारी चीजें भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे सिरोसिस के रूप में। जब सिरोसिस होती है तो उसमें हमें ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग का सीधा हमारा रिलेशन है पोर्टल वेन के रप्चर होने की वजह से। पोर्टल वेसल्स जब रप्चर हो जाती है तो उस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी शो हो सकती है। फ्लूइड रिटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में जो हमारे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है या फिर जो ट्रांसफर है, डिपोजिशन है, वो लीवर की एंजाइम्स की वजह से भी होता है। तो जब लीवर में हमारे प्रॉपर एंजाइम्स सिक्रीट नहीं हो पाते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है, जो बाइल रिलीज होता है वो वापस से स्टोर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से फ्लूइड जो है वो रिटेन हो जाता है हमारे एब्डोमेन कैविटी में और साथ ही साथ लोअर पेल्विक रीजन में। लोअर रीजन में इसलिए बिकॉज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है लीवर सिरोसिस के केस में। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न इसलिए क्योंकि हमेशा बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस बनी रहती है। लीवर से रिलेटेड कभी भी उसमें सीवियर अटैक आ सकता है, पेन से रिलेटेड पेन हो सकता है अचानक से, या ईचिंग अंदर ही अंदर हो सकती है, या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है लीवर्स की सेल में जिसकी वजह से सोने और उठने में हर समय एक डिस्कम्फर्ट बॉडी में बनी रहेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉग्निटिव प्रॉब्लम, कॉग्निटिव दैट मीन्स रिमेंबर, याद रखने की प्रॉब्लम रहेगी, इरिटेशन मूड बना रहेगा, बिकॉज कॉग्निटिव प्रॉब्लम रिलेटेड होती है हमारे अमोनिया से। जब हमारे ब्लड में अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्रेन में भी जाके कुछ कॉज करेगा, ब्रेन की उसकी वजह से कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, स्टमक पेन, रेडेंट प्लाम एंड ईची स्किन, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे लीवर सिरोसिस से। नेक्स्ट ईटियोलॉजी, अगर ईटियोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारी सिंगल ईटियोलॉजी नहीं होती है, बहुत सारे ईटियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही सारे कॉज होते हैं जो ये प्रेजेंट करते हैं कि लीवर सिरोसिस किस वजह से हो रहा है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और ये देखा था उसमें कि वायरल हेपेटाइटिस या फिर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस नंबर्स ऑफ हेपेटाइटिस थे जिसमें हमारी हेपेटोसाइट सेल्स क्या हो रही थी, इन्फ्लामेशन कर जा रही थी, इन्फ्लेम्ड हो जा रही थी, स्वेलिंग हो जा रही थी। तो अगर उसी स्वेलिंग को हमने कंट्रोल नहीं किया, उसको रोका नहीं, तो वो हमारे सेकेंड स्टेज फाइब्रोसिस में पहुंच जाएंगे। और अगर एक बार हमारी सेल्स फाइब्रोसिस कंडीशन में चली गई हैं तो उसके बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगी। तो हेपेटाइटिस एक मोस्ट कॉमन हमारा कॉज होता है लीवर सिरोसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे लीवर सिरोसिस को कॉज करने के लिए। आयरन बिल्डअप इन द बॉडी, अगर बहुत ही ज्यादा आयरन इनटेक कर रहे हैं तो आयरन का भी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के ही ऊपर होता है। बट अगर हमने बहुत ही ज्यादा आयरन कंज्यूम करना शुरू कर दिया है तो जिसकी वजह से हीम का कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में, बॉडी में बढ़ जाएगा और इस हीम का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा लीवर करता है। सो लीवर का जब फंक्शंस बढ़ेगा तो ऑलरेडी उसका वर्कलोड बढ़ने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो कॉज है, इनका कॉज का मतलब ये नहीं है कि वो सिरोसिस कॉज कर रहे हैं, कॉज का मतलब है कि वो उस ट्रिगर का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लीवर सेल्स अपने स्टेज फर्स्ट दैट मीन्स इन्फ्लामेशन में जा रही हैं। किसी भी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रही है और वो इन्फ्लामेशन हमने ट्रीट नहीं किया तो वो फाइब्रोसिस में चली जाएगी एंड आफ्टर वो सिरोसिस और लीवर कैंसर या फिर लीवर डेथ या डैमेज को कॉज करेंगे। देन नेक्स्ट, कॉपर इन द लीवर, अगर कॉपर के ट्रेसेस लीवर में प्रेजेंट हो जाएंगे तो कॉपर का एलिमिनेशन लीवर नहीं कर पाएगा। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए हम ये कॉपर एलिमेंट लीवर में प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे कुछ एंटीजेंस पहुंचेंगे, कुछ मैक्रोफेजेस वहां पे जाएंगी उस कॉपर को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी जो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। और अगर एक बार इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई और वो ट्रीट नहीं की गई या फिर वो सेल्फ हीलिंग नहीं हो पाई तो वो आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस जो अपने आप में ही एक सिरोसिस का टर्म है कि फाइब्रोसिस दैट मीन फाइब्रोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन जो हेपेटोसाइट सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं। देन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी,
poorly formed bile duct, chronic alcohol abuse, medications including methotrexate और आइसोनियाजिड और मेथोट्रेक्सेट जो होती हैं, उन मेडिसिन का अगर लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाएगा तो हमारे हिपैटिक जो सिस्टम है, हिपैटिक सेल्स हैं, वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती हैं। उसके अलावा जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, लीवर डिजीज जो कि किसी भी बॉडी इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से हो रही हो, हार्डनिंग एंड स्कैरिंग ऑफ द बाइल डक्ट, इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और वोरोसिस। तो किसी भी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो रही है, दैट मीन्स हमारा लीवर की सेल में ट्रिगर हो रहा है कि इन्फ्लामेशन कॉज होने वाली है या इन्फ्लामेशन कॉज हो चुकी है, और अगर वो स्ट्रेस अडेप्टेशन से हट के इंजरी की तरफ पहुंच गया तो वो कंडीशन हमारी लीवर सिरोसिस को जनरेट करेगी। नेक्स्ट कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो लीवर सिरोसिस पे देखे जाते हैं। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रोनिक लीवर डिजीज, जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगस एंड पैरासाइट्स, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, अल्कोहल का कंज्यूम बहुत ज्यादा करना, स्मोक बहुत ज्यादा लेना। तो ये लीवर सिरोसिस को बनाने वाले टर्म्स हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन कॉज करने वाले ये ट्रिगर्स हैं, ये एजेंट हैं। तो इन एजेंट से हमें बच के रहना है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें इन सारी चीजों को अपने लीवर से दूर रखना है। अनस्टेलाइज्ड निडल फॉर बॉडी प्रिसिंग एंड टैटूज, अगर टैटू बना रहे हैं या बॉडी पियर्सिंग करवा रहे हैं तो उसमें जो निडल है वो बार बार यूज की गई है, तो उसमें ब्लड रिलेटेड जो हमारे हेपेटाइटिस वायरस हैं वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो हमारे लीवर की सेल को डैमेज कर सकते हैं, और वही डैमेज आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। फैटी लीवर कंडीशन, अगर लीवर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा फैटी है, बहुत ही ज्यादा ऑयली जंक फूड अगर खा रहे हैं, कोई पर्सन अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, तो उस वजह से भी लीवर हमारा फैटी हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए SGOT, SGPT लेवल होते हैं जो लीवर फंक्शन टेस्ट में परफॉर्म करवाए जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी ऑटो इम्यून्स होते हैं इसमें, रेयर हेरिडियन और जेनेटिकली बेस्ड डिजीज, विलियमसन्स डिजीज, देन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं और लीवर की सेल्स को अटैक कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर थे। उसके अलावा डायबिटीज है, ओबेसिटी है, मेन ये रिस्क फैक्टर्स थे जो हमारी सेल्स में इंफ्लेमेशन कॉज कर रहे थे लीवर की। इसके अलावा कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि जेंडर, वुमेन्स आर मोर प्रोन टू डेवलप लीवर सिरोसिस देन मेल्स। यहाँ पे जेंडर की अगर बात की जाए तो वुमेन्स जो है, फीमेल कैंडिडेट्स को लीवर सिरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। एज की बात की जाए तो पीपल्स बिटवीन 30 से 60 की जो एज होती है वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल होती है लीवर सिरोसिस के लिए, या फिर किसी भी काइंड की लीवर डिजीज के लिए, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो स्मोगी लीवर हो, चाहे स्टफी लीवर हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी चीज हो, इन्फ्लेम्ड लीवर हो, तो वो चीज जो है 30 से 60 की एज में बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। देन लास्ट होता है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक भी एक फैक्टर है जो हमारे हेरिडिटी से चली आ रही हैं चीजें, और भी कोई अदर डिजीज से सफर कर रहा हो तो उस डिजीज के दौरान भी लीवर की सेल्स को डैमेज करना भी हमारा जेनेटिक कॉज में आएगा, जो अदर फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस की, किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग लीवर सिरोसिस। तो फर्स्ट है हमारा विदाउट मेडिकल केयर। अगर हमने मेडिकल केयर को नहीं देखा तो लीवर सिरोसिस क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा फेटल हो जाएगा, जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एब्डोमिनल कैविटी, कंटामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटीज, लीवर फेल्योर, ब्रेन डिसफंक्शन। तो ये सारी चीजें कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। प्रिवेंशन की अगर बात की जाए कि किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि लीवर सिरोसिस ना हो, तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ द लीवर टू लोअर द चांसेस ऑफ डेवलपिंग सिरोसिस। अब लीवर का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, वो ऐसे रख सकते हैं कि कोई भी खाना जब हम खा रहे हैं तो वो ये ध्यान रहे कि उसमें बहुत ही ज्यादा ऑयल ना हो,
साथ ही साथ जो ऑयल यूज किया गया हो वो हेल्दी और अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो कि वो हमारी बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फिर हमारा जो ईटिंग पैटर्न होना चाहिए वो एक साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हर घंटे हम कुछ खा रहे हो, वो भी ज्यादा से, और फिर आराम कर रहे हो। तो जो हमारा लाइफस्टाइल होनी चाहिए वो एकदम हेल्दी होनी चाहिए। फूड जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का खाना चाहिए। ये सारी चीजें हम अपने लीवर के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम टू टाइम ब्लड चेकअप भी करवा सकते हैं। लीवर का फंक्शन देख सकते हैं बाय LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसको हम अगर हर 6 मंथ में रिपीट करें तो हमें लीवर की अच्छी कंडीशन के बारे में पता चल सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल तो हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ईट अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के अलावा रिड्यूस इनटेक ऑफ फ्राइड एंड फैटी मील्स। बहुत ही ज्यादा फ्राइड और फैटी खाना ना खाएं। प्लस हमें बार बार खाने को गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। एक बार अगर हमने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है तो दोबारा हमें उसको ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार उसको सेम ऑयल में फ्राई करेंगे तो जो फैटी मॉलिक्यूल्स है वो हमारे फूड में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद वो जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो वो इजिली से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे। ब्रेकडाउन ना होने पाने की वजह से वो लीवर में ही प्रेजेंट रहेंगे, लीवर को फैटी बनाएंगे, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, देन फाइब्रोसिस, फिर लीवर सिरोसिस। उसके बाद मेंटेन अ हेल्दी वेट। वेट पे हमें बहुत ध्यान देना है। फिगर से ज्यादा हमें अपने वेट पे ध्यान देना है कि अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी वेट अगर प्रॉपर है, दैट मीन्स हमारी बॉडी हेल्दी है। बट उसी जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिगर को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना, हमारी बेली में बहुत ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीजें एक साइड है, बट आपका बॉडी वेट, आपकी बॉडी फिटनेस अलग होती है। तो हमें फिटनेस पे ध्यान देना है कि हमारा बॉडी वेट हमारी बॉडी हाइट से ज्यादा ना हो। तो उसके लिए हमें बेसल मास इंडेक्स की एक टर्म होता है, उसके बारे में जानना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ऐसी डाइट रखनी चाहिए कि हमारा वेट और हमारा हाइट दोनों ही एक दूसरे से मैच हो। और वेट जो होता है वो सिर्फ खाने से ही कंज्यूम नहीं होता है। अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो डाइजेस्टिव जो भी चीजें हमने खाई हैं उनका यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो बेटर है हम जितना भी खा रहे हैं उतना ही हम उसको यूटिलाइज भी करवाएं। तो इससे हमारा लीवर भी हेल्दी रहेगा, साथ ही साथ हमारी लाइफस्टाइल भी हेल्दी रहेगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर खाना खा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी बॉडी को भी मूव करना है। भले ही हम वॉकिंग करें या एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने आप को हमें बस फिट रखना है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। ये कुछ प्रिवेंशंस थे। उसके बाद रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस। अब ये तो हमारे हाथों में कंप्लीटली नहीं है, हाँ, बट वैक्सीनेशन हम जरूर ले सकते हैं, अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कोई वायरस ना आए, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी सिरिंज का कभी यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा अपने सामने ही अनपैक करवा के उसको यूज करें और फिर उसको डस्टबिन में थ्रो करवा दे, जिससे हमारे बाद कोई पर्सन अगर आ रहा है तो उसको ये डिजीज ना हो जाए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस। हम कैसे डायग्नोस करते हैं लीवर सिरोसिस को? सो एब्डोमिनल कंप्यूटेड टोमोग्राफी, टोमोग्राफी दैट इज अ सिटी स्कैन कर सकते हैं लीवर का, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, इलास्टोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन दैट इज अ MRI, और उसके बाद मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलोनोएंजियो पैनक्रियोटोग्राफी। ये भी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो लीवर के लिए ही परफॉर्म किया जाता है, लीवर की फंक्शनिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन ट्रीटमेंट क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? सो बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटिंग लीवर सिरोसिस डिपेंड अपॉन डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉज इट, किस वजह से सिरोसिस हुई है। पहले हमें उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर रीजन, जब हमें रीजन पता चल चुका है, तब हम उसके सिम्टम्स के बिहाफ पे पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो जिसमें सिरोसिस की मेडिकेशंस आएंगी, डॉक्टर में प्रिस्क्राइब सर्टेन ड्रग्स इंक्लूडिंग बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ सिरोसिस, पोर्टल वेन्स के लिए जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद एडिशनली दे कैन सजेस्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स
एंटीबायोटिक्स इसके लिए क्योंकि कोई इन्फेक्शन उसमें ना हो जाए, क्योंकि जब हमारी बॉडी की सेल अनहेल्दी है तो वहां पे बहुत ही सारे पैथोजेंस आके अटैक कर सकते हैं। उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स को भी प्रिस्क्राइब करेंगे। लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, जिसकी वजह से ड्रिंक स्टॉप करनी है, जो अल्कोहल कंजप्शन को रोकना है। उसके बाद बिलीव इज मेडिकली रिक्वायर्ड, दे कुड एडवाइस पेशेंट्स टू लॉस वेट, बॉडी के वेट को मेंटेन रखना है। बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस भी नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन भी नहीं करना है, उतना ही वेट रखना है जितना हमारे लिए हेल्दी होगा। और वो वेट क्या होगा, वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा कि एक रेंज इतनी हो कि उस रेंज से ज़्यादा और उस रेंज से कम नहीं होना चाहिए। ये कुछ ट्रीटमेंट्स थे। उसके बाद लो सोडियम डाइट, मतलब कि नमक का खाना हमें कम करना है, बहुत ही ज़्यादा सोडियम हमें अपने डाइट में नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो रिलेटेड थी हमारे सिरोसिस से। तो लीवर सिरोसिस में आज हमने ये डिस्कस किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर क्या है, एक एंड स्टेज है, इरिवर्सिबली डैमेज ऑफ हमारी हिपैटोसाइट सेल है, जो कि शो करती है फाइब्रोसिस। उसमें हमारा क्या शो होता है, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी हिपैटोसाइट सेल्स, दैट इज अ हेल्दी सेल्स, को रिप्लेस करती है फाइब्रोटिक सेल्स में या फिर नेक्रोटिक सेल में, और वही नेक्रोटिक सेल आगे जाके लीवर सिरोसिस की कंडीशन को राइज करती है। यहाँ पे टोटल 4 स्टेज होती हैं जो लीवर सिरोसिस को बनाती है। सबसे पहले इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के बाद उसमें सिरोसिस होती है, सिरोसिस के बाद फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस देन कन्वर्ट इनटू सिरोसिस, और लास्ट में हमारा लीवर डैमेज हो जाता है या फिर लीवर कैंसर हो जाता है। सिम्टम्स में बहुत ही सारे रेयर अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि लीवर सिरोसिस किस कॉज की वजह से, किस ईटियोलॉजी की बिहाफ पे हुआ है। तो ईटियोलॉजी में वो सारे के सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो हमारे लीवर की सेल्स में इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं। जो भी रीजन हमारे इन्फ्लामेशन कॉज कर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे ईटियोलॉजी होंगे लीवर सिरोसिस के लिए। देन उसके बाद सिम्टम्स भी वैरी करेंगे जैसे हमारी ईटियोलॉजी होगी। डायग्नोसिस के लिए हम एमआरआई कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स भी इस पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं कि अपने आप को हमें सेफ रखना है, अपने लीवर को हेल्दी रखना है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैटी और ऑयली फूड का इंटेक नहीं करना, अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अल्कोहल रिलेटेड डिजीज भी एक टर्म होता है ऐसा जो लीवर सिरोसिस को बनाता है या लीवर में सिरोसिस कॉज कर सकता है। ये सारी चीजें थी जो लीवर सिरोसिस से रिलेटेड थी। पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो जो हमारी हेल्दी सेल होती हैं वो जब किसी इटियोलॉजिकली रीजन की वजह से सफर करती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को बचाने के लिए मैक्रोफेजेस सेल का रिलीज करती है, दैट इज अ कफर सेल्स। फिर वो कफर सेल्स जब आगे जाके अनहेल्दी तरीके से फाइब्रोब्लास्टिस शो करने लगती है, मतलब उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है, तो फिर उसी के बाद हमारे जो लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और डैमेज होने के साथ ही साथ हमारा धीरे धीरे करके हेपाटिक सेल्स क्या होती हैं, डीनेचर होने लगती हैं, जो एक एंड अप स्टेज होती है हेपाटिक सेल्स का, जो कॉज कर रही है हमारे सिरोसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।